पश्चिमी स्रोत हमें बताते हैं कि 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर के साथ पोरस का युद्ध हुआ था, उस समय पोरस की सेना में अनेक रथ विद्यमान थे। अब यदि हम इतिहास में 1000 वर्ष आगे चलें और देखें जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय अरब स्रोतों के अनुसार भारतीय सेना किसी भी प्रकार के रथ का प्रयोग नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न तो स्वाभाविक है कि एक समय जो रथ युद्ध में इतने महत्वपूर्ण थे, वह 7वीं शताब्दी आते आते कैसे लुप्त हो गए। प्रस्तुत वीडियो में हम इसी प्रश्न के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। यदि हम रथों से जुड़े साक्ष्यों की बात करें तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रथ एकाएक लुप्त नहीं हुए थे। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में रथ सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग थे। यदि हम महाभारत में देखें तो महाभारत में अधिकांश नायक रथों पर ही आरूढ़ होकर युद्ध लड़ते थे। यद्यपि महाभारत काल की सेना में युद्धक हाथी भी विद्यमान थे, किंतु सभी प्रमुख नायकों का वाहन रथ ही था। महाजनपद काल अर्थात 500 शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इस परिस्थिति में परिवर्तन आ चुका था, और इस परिवर्तन को अच्छे से समझने के लिए हमें प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना होगा। यह प्राचीन बौद्ध ग्रंथ 500 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रचे गए थे, और इसी कारण से महाजनपद काल के लिए सबसे प्रमुख ग्रंथ यह बौद्ध ग्रंथ ही है। इन ग्रंथों से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि इस काल की भारतीय सेना में रथों का वह स्थान नहीं था जो वैदिक काल की सेनाओं में था। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें पोरस एवं सिकंदर के बीच हुए युद्ध में भी पढ़ने को मिलता है। प्राचीन स्रोतों के अनुसार पोरस जब सिकंदर से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे तो वह हाथी पर आरूढ़ थे। यदि हम इसकी तुलना महाभारत में दिए गए वर्णन से करें तो हम देखते हैं कि महाभारत में अधिकांश नायक रथों पर आरूढ़ होते थे। यह स्थिति पोरस का समय आते आते उलट जाती है। पोरस की सेना में रथ भी विद्यमान थे, परंतु उसने अपने वाहन के रूप में हाथी को ही चुना। इन उदाहरणों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक रथों का प्रयोग युद्धों में किया जाता था, किंतु अब वह सेना का प्रमुख अंग नहीं थे। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न आता है कि भारतीय युद्ध कला में रथों का पतन क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत के एक अंश में मिलता है। शांति पर्व में भीष्म कहते हैं कि जिस सेना के पास बड़ी संख्या में पैदल सैनिक होते हैं, उस सेना को शक्तिशाली समझा जाता है। जिस सेना में रथ एवं घुड़सवार सैनिक अधिक होते हैं, वह सेना उन दिनों में भी प्रभावशाली होती है जब वर्षा की कोई आशंका नहीं हो और आसमान साफ हो। और ऐसी सेना जिसमें पैदल सैनिक एवं युद्धक हाथी अधिक होते हैं, वैसी सेना वर्षा के दिनों में अधिक प्रभावशाली होती है। इस प्रसंग में हमें भीष्म बता रहे हैं कि साफ दिनों में यदि युद्ध हो रहा हो तो उस समय रथों का प्रयोग करना उचित है। वर्षा के दिनों में रथ पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें चलने के लिए ठोस धरती की आवश्यकता होती है, जो वर्षा ऋतु में नहीं मिलती। यही कारण था कि सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में पोरस द्वारा प्रयोग किए गए रथ पूरी कुशलता से युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सके। तो यह तो हो गया पहला कारण। यदि हम द्वितीय कारण की बात करें तो रथ केवल मैदानी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से प्रयोग में लाए जा सकते थे। यदि हम पठारों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में रथों का प्रयोग पूरी क्षमता से नहीं हो सकता था। तो इस कारण ने भी रथों के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि रथों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था उनका बहुमूल्य होना। इन विद्वानों का मत है कि रथों को बनाने एवं उनके संचालन में राज्यों का अधिक धन लगता था। रथ में कम से कम 2 अश्वों का उपयोग होता था। इसके अतिरिक्त रथ के पहिए एवं अन्य भाग भी बनते थे, जिसमें धन एवं समय दोनों ही अधिक लगते थे। मेरे विचार से यह तर्क दुर्बल है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि वैदिक काल की सेनाओं का मुख्य अंग रथ हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि यदि
वैदिक काल के राज्य रथों का मूल्य उठाने में समर्थ थे, तो बाद के राज्यों को ऐसी क्या आर्थिक समस्या आ गई थी कि वह रथों के प्रचालन का मूल्य नहीं उठा सकते थे। इसलिए यह मत ठोस प्रतीत नहीं होता है। मेरे विचार से रथों के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका मौर्य काल के पश्चात आए विभिन्न विदेशी शक्तियों ने निभाई। जैसा कि हम जानते हैं, मौर्य काल के पश्चात प्रथम इंडो ग्रीक आए, उसके पश्चात शक, पहलव एवं अंत में कुषाणों ने भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन किया। इन सभी विदेशी शक्तियों की सेना में घुड़सवार सैनिकों की प्रमुखता थी और इन्हीं घुड़सवार सैनिकों के बल पर इन सभी विदेशी शक्तियों ने भारतीय शासकों को पराजित कर अपना शासन स्थापित किया। संभवतः इसी कारण से भारतीय सेनाओं ने रथों को छोड़कर घुड़सवारों को अपना लिया था। घुड़सवार अधिक चपल एवं गतिशील होते थे, जो युद्ध भूमि में शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आक्रमण करने में सक्षम थे। इन सभी विदेशी शक्तियों में एक और वस्तु समान है जो अंत में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। वह था धनुर्धारी घुड़सवार सैनिकों का प्रयोग। इन अश्वारूढ़ धनुर्धारियों का प्रयोग रथों की भांति ही किया जाता था। हम जानते हैं कि रथों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता था जिससे वह अपने ऊपर आरूढ़ धनुर्धारी योद्धा को बाण वर्षा करने का एक गतिशील मंच प्रदान कर सके, जहां खड़े होकर वह तीव्र गति से शत्रु सेना पर बाण बरसा सके। घुड़सवार धनुर्धारियों का कार्य भी ठीक वैसा ही था। संभवतः इसी कारण से हमें गुप्त साम्राज्य की सेना में रथों के प्रयोगों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश में भी घुड़सवार सेना के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल आते आते रथों का प्रयोग न के बराबर होता था और यही कारण था कि जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस काल में जो भारतीय सेनाएं इनके विरुद्ध लड़ी, उनमें भी रथों का प्रयोग नहीं होता था। अब आप यह वीडियो देखें जिसमें मैंने युद्धों में रथों का प्रयोग किस प्रकार होता था उस विषय पर चर्चा की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।